यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है आज़ादी उनकी लाशों पर चलकर आई है। यह सच है हिंदुस्तान जिंदा आज उनकी कुर्बानी से है। यह सच है मस्तक ऊंचा हमारा उनकी बलिदान कहानी से है। यह सच है दाग गुलामी के उन्होंने अपने लहू से धोए हैं। यह सच है दाग गुलामी के उन्होंने अपने लहू से धोए हैं। यह हम लोग बीज बोते हैं उन्होंने धरती पे मस्तक बोए हैं। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी में भाव जगाया करता हूँ मैं, अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। ऐसे ही एक हमारे क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस, जिनका आज जीवन परिचय हम की चर्चा करेंगे और उनको याद भी करेंगे। महज 18 वर्ष की आयु में जो फांसी पे चढ़ गए अपने देश के लिए, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। कई लोगों ने तो उनका नाम भी सुना नहीं होगा, कुछ लोग आज पहली बार भी सुन रहे होंगे। खुदीराम बोस जो थे उस समय, आज का जो वर्तमान बांग्लादेश है उस समय बंगाल का हिस्सा बंगाल हुआ करता था। वहाँ मैनपुरी ज़िले में उनका जन्म होता है 1889 में। पिताजी उनके तहसीलदार थे। तो 3 बहनें उनकी बड़ी थी। तो जब चौथे बेटे ये खुदीराम बोस उनके पैदा हुए थे, तो जब पिताजी उनके तहसीलदार ही थे, तो जब बेटा पैदा हुआ तो ज्योतिष वगैरह बुलाए गए नामकरण के लिए। तो स्वाभाविक सी बात, हर घर में ये प्रथा होती है, ज्योतिषी आते हैं, उसका आगे का भविष्य वगैरह बताते हैं। तो ज्योतिष ने उसमें पिताजी को उनके बताया था कि बेटा जो है आपका अल्पायु है, अल्पायु ही जिएगा, लेकिन कम उम्र में उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये भी हमारा एक ज्योतिष, उस समय हमारा ज्योतिष शास्त्र कितना था कि जो जो चीज़ें बताते थे वो ऐसा ही होता था। तो उन्होंने उसका उपाय भी बताया था कि ऐसा करो, इसको किसी को बेचना पड़ेगा, एक वो रस्म होती है। तो उन्हीं की बड़ी बहन ने 3 मुट्ठी चावल देके उसको माता पिता से ख़रीद लिया था। वो एक फॉर्मेलिटी जैसी पूरी कर ली थी। उस जो प्रथा थी उसको खुद ही बोलते थे, इसलिए उनका नाम खुदीराम बोस पड़ गया। फिर बाद में धीरे धीरे बड़े हुए, 6 वर्ष के हुए तो उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया, 7 वर्ष के हुए तो पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो जिस बहन ने उनको ख़रीदा था वो काफ़ी बड़े थे, उनसे उनकी शादी हो गई थी। उनका जो बेटा था वो भी उनकी आयु का ही था, खुदीराम बोस की आयु का ही था। तो जब माता पिता का स्वर्गवास हो गया तो उनको अपने घर लेके चले गई। उनका विवाह संपन्न परिवार में हुआ था। तो अपने बेटे के साथ ही उनको स्कूल में दाखिला करवा दिया और ये स्कूल जाने लगे। बचपन में होशियार थे, निडर थे, मतलब इतना कष्ट सहने की उनको आदत थी कि एक बार टीचर ने बोला बच्चों को, सबको, कि मेज है, इस पर कितने मुक्के कौन कितना मार सकता है। तो बाकियों ने, किसी ने 10 मारे, 20 मारे, 25 मारे। खुदीराम बोस 100 हो गए, 150 हो गए। जब तक खून हाथ से निकलने लगा तब तक टीचर ने उनको मना नहीं किया, जब तक वो मारते ही रहे। तो टीचर ने उनको कहा कि हाँ तुम बस करो, तुम होशियार हो, तुम बहुत दर्द सह सकते हो, तुम बलवान हो, ऐसी सारी बातें सुनते करके उनको बोला कि अब बस करो, अब मत मारो। तो ऐसे वो बचपन में थे, निडर थे बिल्कुल। काफ़ी बचपन की घटनाएं हैं, अभी समय थोड़ा कम है इसलिए मेन घटनाओं से हम निकलेंगे आगे। 12-13 साल की आयु थी उस समय। बंगाल में अरविंदो घोष, भगवनी निवेदिता, हेमचंद कानूंगो, इन सब क्रांतिकारियों को तैयार कर रहे थे। जो हेमचंद कानूंगो थे वो तो अपनी ज़मीन जायदाद सारी चीज़ें बेच के फ्रांस गए थे। वहाँ लाला हरदयाल जी के साथ, मैडम भीखाजी कामा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ वहाँ पर 174 पेज का वो बम बनाना वगैरह सीख के आए थे। और वो मैनुअल लेकर भारत में आए थे कि सभी क्रांतिकारियों को बम बनाना वैसा सिखाएंगे और अंग्रेज़ों को एक ही दिन उड़ा देंगे बम से। उस समय बम आज की जैसे मिसाइलें होती है, परमाणु बम होता है, वैसे उस समय बम चलते थे। अंग्रेज़ों से मुकाबला करना है, दुश्मन साधन संपन्न है, तो बम से इसका मुकाबला किया जा सकता था। तो अपनी ज़मीनें जायदाद जो भी थी सारा चीज़ बेच के वहाँ से सीख के वापस आए थे। और अपने हिंदुस्तान में भी फैक्ट्रियाँ लगा दी थी, लोगों को बम बनाना सिखा रहे थे। तो जब स्कूल से एक बार आके हेमचंद कानूंगो जा रहे थे तो खुदीराम बोस ने उनका रास्ता रोक लिया। 13 वर्ष 12 वर्ष की आयु रही होगी। उन्होंने कहा कि मुझे एक पिस्टल चाहिए। वो एकदम हक्के बक्के रह गए, तुम्हें मेरी ऐसे कहता, किसने बताया कि मेरे पास पिस्टल मिलती है, मेरे पास बम मिलेगा। तो उन्होंने बोले मेरे को पता है। और बोले तो अच्छा पिस्टल का क्या करोगे? बोले मैंने अंग्रेज़ों को भगा देना यहाँ से, अंग्रेज़ों को मारूंगा मैं। उसमें छोटे मोटे कारणों पे जो अंग्रेज़ थे वो क्रांतिकारियों को पकड़ लेते थे, उनको कठोर से कठोर सज़ा देते थे। उसमें तिलक जी ने एक आर्टिकल लिखा था तो उनको 4-5 साल की जेल की सज़ा सुना दी थी और जेल में वो कर दिया था, बंद कर दिया था। ये सारी चीज़ें सारे पूरे भारत में खबरें फैलती रहती थी। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1905 में बंगाल को विभाजन करने के लिए, उसको फूट डालने के लिए बंगाल का मुस्लिमों को अलग करके
और हिंदुओं को अलग करके ऐसा पार्टीशन स्टार्ट कर दिया, जिसका पूरे देश में भर में विरोध हुआ। बंगाल में इसका ज़ोर शोर से विरोध हुआ। तो सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर किया कि अंग्रेज़ों को क्या करना चाहिए, इनको दो कारणों से हम हरा सकते हैं। दो चीज़ें उन्होंने तैयार की है और निकाले कि एक क्या करेंगे, अंग्रेज़ों को आर्थिक नुकसान होगा, उनका लिया हुआ नहीं पहनेंगे। सावरकर जी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी पुणे में, ऐसे बंगाल में हुआ था। सभी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे थे कि हम उनका सामान नहीं खरीदेंगे तो उनका हम पर शासन करना व्यर्थ हो जाएगा। दूसरा कि उनको जान का खतरा हो जाए, डर, उनके मन में डर बैठा है कि अब अंग्रेज़ जो है यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। ये सारी चीज़ें उन्होंने दो चीज़ों का एक निष्कर्ष निकाला था कि ये दो चीज़ें अपने को करनी ही करनी है। तो बंगाल में भी ये सारी चीज़ें हुई। तो अलग अलग करके जैसे जो क्रूर होता था, कुछ अंग्रेज़ी शासक है, जो अधिकारी थे अंग्रेज, वो बहुत इतने थे कि छोटी छोटी बातों पर भी भारतीयों को बहुत मारते थे, पीटते थे। क्रांतिकारियों को बहुत कठोर से कठोर सज़ा दे देते थे छोटी छोटी बातों पर। तो उन्होंने उनको सूची बना के उनको मारने का काम स्टार्ट कर दिया। अभी तो खुदीराम बोस 12, 13, 14 साल के थे, तो वो भी अपने अनुशीलन समिति के कार्यकर्ता बन गए। तो उनका काम दिया था पर्चे बांटने का। उसमें भी पर्चे बांटे जाते थे लोगों को जगाने के लिए कि ये देखो हमारे देश में क्या हो रहा है, अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं, तुम सोए हुए हो। बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते थे। तो ये सारे पोस्टर क्रांति से भरे हुए होते थे कि लोग उठे और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करें। लेकिन उसमें समाज वैसा ही सोया था जैसे अब समाज सोया हुआ है। ऐसा ही स्थिति थी समाज की, जैसे किसी को कुछ पता नहीं देश के बारे में। पहले जैसे आज सोया था वैसे भी था। तो आज जैसे न्यूज़पेपरों से या अलग अलग माध्यम है उसको जगाने के लिए है, उसमें वैसा करते थे। तो पंपलेट हुआ करते तो बांट रहे थे। तो एक बार खुदीराम बोस पुलिस स्टेशन के बाहर ही पंपलेट बांटना स्टार्ट कर दिए। तो एक पुलिस वाला आया, उनको देख लिया, उनको पकड़ने लगा। उन्होंने एक मुक्का मारा उनके नाक में और गिर पड़ा, खून ही खून वहाँ पर हो गया और वो भाग गए। इतने थे, कमज़ोर से थे, कोई ज़्यादा हट्टे खट्टे खुदीराम बोस थे। उसमें आयु क्या थी, 14-15 वर्ष की आयु रही होगी उनकी। तो ये किस्सा जो था मतलब बंगाल में अच्छा फैल गया, क्रांतिकारियों के ऊपर तक गया कि ये तो बहुत बहादुर लड़का है जिसने पुलिस स्टेशन में जाके ही पुलिस वाले को मुक्का मार दिया। उस समय जो कलकत्ता में एक अधिकारी थे, जज था वो, किंग्सफोर्ड, वो बड़ा ही निर्दयी था। उसने क्रांतिकारियों को छोटी सी छोटी गलती के लिए बहुत बड़ी बड़ी कठोर सज़ा देता था। तो क्रांतिकारियों ने बोला कि अब इसको उड़ाने का प्राण, इसको मर जाना चाहिए, इसको मारना ही पड़ेगा, इसका जीवित रहना अच्छा नहीं है। ऐसा करके उसकी सूची बनाई थी। तो उसको मारने का प्रयास किया। तो बंगाल में पहले प्रयास हुआ। तो पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बार बार बच गया। तो उन्होंने क्या किया था कि किसी ने बम फोड़ दिया उसकी बोगी पे, लेकिन वो उसमें बोगी पे था ही नहीं। जिस गाड़ी से वो आता था उसमें वो गाड़ी में था नहीं, गाड़ी तो उड़ गई, 1-2 लोग मारे भी गए। तो उनको लग गया पता कि अब किंग्सफोर्ड की जान खतरे में और क्रांतिकारियों के निशाने पे ये है। उस समय अनुशीलन समिति के कार्यकर्ताओं को पकड़ने का दौर चल पड़ा। तो उसका ट्रांसफ़र करके मुजफ्फरनगर भेज दिया, बिहार में, जो वर्तमान बिहार में है। लेकिन क्रांतिकारियों ने तो तय कर लिया था कि इसको तो अब मारना ही है। तो अब मुजफ्फरनगर भेज दिया था, सिक्योरिटी भी कड़ी कर दी थी। तो बोला कौन जाएगा, मुजफ्फरनगर जाके मारेंगे। तो ऐसे 2 नाम तय हुए थे, एक प्रफुल्ल चाकी जाएंगे और दूसरे की तय हुए। तो खुदीराम बोस ने खुद आके बोला कि मैं जाऊंगा दादा। भाइयों को दादा बोलते थे उसमें क्रांतिकारियों को, जो बड़े लोग होते थे। तो उन्होंने बोला कि बंगाली थे, उन्होंने बोला मैं जाऊँगा। तो सभी ने बोला कि यार तुम अभी बच्चे हो, 18 वर्ष तुम्हारी आयु है, तुम अभी वहाँ नहीं जाओगे। प्रफुल्ल चाकी है, वो बड़े हैं और कोई उनके साथ कोई बड़ा जाएगा, तुम बाद में जाना। तो उन्होंने जिद कर ली, नहीं मैं ही जाऊँगा, ये सारी चीज़ें। और उसमें उन्होंने 12-13 वर्ष में बम बनाना सीख लिया था प्रॉपर तरीके से, हेमचंद कानूनगो के साथ। और वहाँ रह के उन्होंने बम बनाना पूरा सीख लिया था। बोले मुझे बम बनाना भी आता है और मैं जाऊँगा। तो बोले चलो ठीक है। वो जिद कर रहे थे, उन्होंने भेज दिया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस चले गए। एक बम, एक पिस्टल दे दी उनको। बम बहुत महंगा था इसलिए एक ही बम दिया, और पिस्टल इसलिए दी थी कि बच गया बम से तो गोली से मार देना। दोनों पहुंच गए, मुजफ्फरनगर पहुंच गए। मुजफ्फरनगर पहुंचते ही उन्होंने उनको आने जाने का, घर में कब जाता है, कब निकलता है, कब कोर्ट जाता है, ये सारी चीज़ कर रहे थे। लेकिन उनको बताया था कि उसको मारना अकेली जगह, ताकि और लोगों मारूं, और अंग्रेज़ या कोई और अपने लोग मारे ना जाए, कम ही मरे, मतलब वही मरे। तो ऐसी जगह वैसे उसको मारना आसान था। उन्होंने बोला अदालत में बम फोड़ देते हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों को नहीं मारना चाहते थे। तो घर से भी उसके पास काफ़ी थे, सिक्योरिटी थी। तो उन्होंने क्या किया, जो एक क्लब होता था वो उसमें जाता रहता था खेलने के लिए।
तो वहाँ अंग्रेज लोग ज़्यादा रहते थे, तो उन्होंने उसकी बोगी को पहचान लिया था। रात को 8:30 साढ़े 8 बजे वो खेल के बोगी जैसे ही निकली तो उन्होंने क्या किया, बम फोड़ दिया। खुदीराम बोस ने बम फेंक दिया, वो उड़ गई, लेकिन वो उसमें था ही नहीं। उसमें उनके दोस्त की एक बीवी थी और एक बेटी थी, तो वो उसमें था ही नहीं। तो जब वो आगे निकल गए, बम तो फोड़ दिया था, वो तो चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे बोगी के, तो भागे। अलग अलग रास्तों से उन्होंने भागना था, एक उस तरफ को भागा, एक इस तरफ को भागे। प्रफुल्ल चाकी को तो एक सहयोगी मिल गए, उन्होंने अपने रात को ठहरने रहने की व्यवस्था कर दी और उनको जाने के लिए ट्रेन की टिकट की व्यवस्था कर दी थी। खुदीराम बोस पूरी रात भर पैदल ही चलते रहे और एक बिहार का एक स्टेशन था, उन्हें लगा था स्टेशन में जाना था, ट्रेन से उसमें भागने की थी। ये तो खबर चारों तरफ फैल गई थी। तो जब स्टेशन पर वो पहुँचे तो हर स्टेशन पे पुलिस की चौकसी थी। तो दिन पूरी रात भर चले थे, कम से कम बोलते हैं कि 25 मील वो पैदल चले थे। चलते ही एक चाय की टपड़ी थी, वहाँ पर उन्होंने पानी मांगा। वहाँ पुलिस वाले थे, वो देखे, उनको संदिग्ध लगा बंदा, उन्होंने तलाशी वगैरह ली तो उसमें रिवॉल्वर वगैरह निकल गई। उनको पता लग गया कि यही वो है, तो उन्हें पकड़ लिया गया। आज जो जिस स्टेशन में पकड़े थे उसका नाम भी खुदीराम बोस स्टेशन ही है। ऐसे प्रफुल्ल चाकी ट्रेन में बैठ गए थे, बच गए थे। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन ट्रेन में अपना पुलिस में एक अधिकारी था, वो भारतीय ही था। भारतीय उस समय कितने गद्दार थे आपको अभी पता लग जाएगा। तो उन्होंने देखा कि उससे जब वो था कि 2 युवक थे, 2 युवकों ने बम फेंका और भागे हुए हैं, तो एक को तो पकड़ लिया था, तो दूसरा उनको लगा, उन्होंने बातों बातों उनसे उगला लिया। वो उतनी उनकी जायु नहीं, 18 वर्ष के तो खुदीराम बोस थे, 3-4 साल वो उनसे बड़े होंगे प्रफुल्ल चाकी। तो अगले स्टेशन में उनको खबर मिल कर दी कि ऐसे ऐसे करके वो इसी ट्रेन पर है। तो ट्रेन रुकी, पूरी पुलिस आ गई थी, उन्होंने उसको घेर लिया, उनके पास पिस्टल थी, उन्होंने गोलियां चला दी। और आखिरी जब उन्हें लगा कि अब भाग नहीं सकता हूँ, तो आखिरी गोली उन्होंने अपने आप को मार ली, मुंह में रिवॉल्वर डाल के गोली मार ली। क्योंकि कोई अपने पुलिस वाले क्या करते थे, पकड़ के प्रताड़ित करते थे और लोगों के नाम वगैरह संगठन के बारे में पूछते थे। तो ये सब ना किया जाए, कोई ना हो, तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। और खुदीराम बोस को जेल थे। खुदीराम बोस ने बोला कि सारी जिम्मेवारी मेरी है, मैंने बम फेंका था। तो जब प्रफुल्ल चाकी थे तो उन्होंने क्या किया, उसकी गर्दन काट के खुदीराम बोस के सामने रख दी, प्रफुल्ल चाकी की, और उनको बोला कि शिनाख्त करो इसकी पहचानने के लिए। तब खुदीराम बोस क्या करते, उन्होंने बोला कि हाँ ये भी मेरे साथ है, जो भी था वो सबको सब पन्ना गया और उसी की गर्दन काट के, ताकि ये लोग डर जाए, कलकत्ता भेजी। कलकत्ता में भी उनकी शिनाख्त वगैरह की, प्रफुल्ल चाकी ही है। फिर उनके ऊपर केस चला। खुदीराम बोस के ऊपर इतनी संगीन आरोप, मतलब इतना था, तो उन्होंने फांसी देने के लिए 5 दिन केस चलाया, सिर्फ 5 दिन। 5 दिन के अंदर सुनवाई करके उनको फांसी दे दी गई। तो जब फांसी उनके मुकर्रर हुई तो जज ने जब पूछा कि तुम्हें फांसी दी जाती है, तो वो मुस्कुरा गए। उन्होंने, जज ने सोचा कि इनको पता नहीं लगा होगा, एक्चुअली में इसको नहीं लगा पता कि सज़ा क्या हुई है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है क्या, बोला कि तुम्हें फांसी होगी। तो बोले तुम हंस क्यों रहे हो, तो मुस्कुरा गए थे। तो बोले तुम हंस क्यों रहे हो, उन्होंने बोला अच्छा, बोले तो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे आधा 1 घंटा और मिल जाए तो मैं आप सबको बम बनाना सिखा दूंगा। तो जज ने बोला कि इसको जल्दी ले जाओ और ऐसा करके। तो उनको जैसे ही फांसी दे दी गई, बिहार में ही उनको फांसी दी, जिस जेल में फांसी दी, तो उनकी जो बहुत सारा पूरी जनता जेल में आ गई थी, पुष्प लेके आ गई थी। जैसे उनका वो निकाली, डेड बॉडी वगैरह निकाली, तो सभी पुष्प फेंक रहे थे। उनकी एक एक झलक देखने के लिए लोगों की पूरी भीड़ उमड़ गई थी। तो ऐसा करके उन्होंने 1908 में उन्होंने अपने जीवन को 18 साल 8 महीने के उस समय थे, अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जब ये घटनाएं सारी न्यूज़पेपरों में छपी, ब्रिटेन में छपी, फ्रांस में, जर्मनी में, तो बड़े बड़े पोस्टरों फ्रंट पेज पर खुदीराम बोस का कि 18 साल के लड़के ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया, अंग्रेज ऐसे हो गए, डर गए थे, ये सारी चीज़ें छपी। उस समय 14 वर्ष का बालक जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने अपने कमरे में सारे खुदीराम बोस की पोस्टर वगैरह लगा दिए थे। उसके बाद हमारे लोगों की स्टेटमेंटें भी आई। तो 2 लोगों की स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। गांधी जी ने उसमें स्टेटमेंट दी थी कि खुदीराम बोस के बारे में आप क्या बोलते। तो उन्होंने कहा था कि ये जो है, मुझे दुख है कि हमारे जो नौजवान हैं वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं और भटके हुए नौजवान हैं। मतलब उनको खुदीराम बोस का रास्ता गलत लग रहा था और वो भटके हुए नौजवान उनको बता रहे थे, और उनको अंग्रेज़ों का रास्ता सही लग रहा था। जिन्होंने प्रफुल्ल चाकी की गर्दन काटी, जिन्होंने जलियांवाला बाग में हत्याकांड किया, उनको वो रास्ता सही लग रहा था। तो दूसरी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की।
जब मुजफ्फरनगर देश आज़ाद हो गया, प्रधानमंत्री बने, तो मुजफ्फरनगर में जिस जेल में फांसी हुई थी, वहाँ पर लोगों ने, स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ पर खुदीराम बोस का एक स्मारक बनना चाहिए। तो उसके स्मारक के लिए, उद्घाटन के लिए ऐसे नेहरू जी को बुलाएंगे और बड़ा स्मारक बनाएंगे। तो पहले तो नेहरू जी ने हाँ कर दी, फिर दूसरी बात उन्होंने मना कर दी, दूसरी बार मना कर दी। तो तर्क ये दिया कि वो जो थे वो, मैं तो गांधीवादी हूँ और उनका रास्ता था वो आतंकवादियों वाला था। ऐसे नेहरू की हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है ये। आज पता नहीं वहाँ पे उनका स्मारक बना है या नहीं। रेलवे स्टेशन का नाम तो खुदीराम बोस है। तो ये सारी चीज़ें थी। लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्रांतिकारियों के बारे में, ये उनके उस समय की स्टेटमेंटों से पता चलता है। तो इतनी कम आयु में देश के लिए जो सर्वस्व बलिदान कर गए, उनके बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। ये तो अभी तो ये 15 मिनट का जो वीडियो है तो वो है कि सागर में से एक गागर निकालने वाला हिसाब है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी क्रांतिकारी के साथ, उसके जीवन परिचय के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, खुद भी करो, दोस्तों से भी करवाओ, तभी बनाने वाले का भी फ़ायदा रहेगा, हमारा भी वीडियो बनाने का सार्थक हो जाएगा, मेहनत भी रंग लाएगी। जितने ज़्यादा शेयर करोगे सभी लोगों तक उनकी जीवन परिचय, उनकी बातें पहुंचेगी। यही सब कहता हुआ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।